दीक्षा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि अपनी सेट की कक्षाओं की सीरीज चल रही थी, तो उस सीरीज के अंदर कंप्यूटर की पीढ़ियां कंप्यूटर के अंदर चल रही थी। तो कंप्यूटर का विकास हो गया था, कंप्यूटर की पीढ़ियां चल रही थी। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने का कार्य करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसी न किसी कार्य पर्पज के आधार पर उनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा जो कंप्यूटर को, ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने का कार्य करते हैं, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो फिर यूजर का भी ध्यान कर लेते हैं। यूजर किसको बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते थे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में पलटने का कार्य करते थे। जो हाई लेवल लैंग्वेज थी उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते थे? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करते थे? ये हाई लेवल लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीनी लैंग्वेज, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल भाषा थी उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करते थे। क्या करते थे? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में पलटने का काम करते थे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करते थे। और इसके अंदर विद्युत प्रवाह के लिए जिसका प्रयोग किया गया वो किया गया आईसी चिप का। किसका प्रयोग किया गया? तो इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में पलटने का कार्य करते थे। और इसके अंदर क्या हुआ कि कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किया गया? तो एक तो आईबीएम 14 और एनसीआर, इन्होंने भी आईबीएम का आविष्कार कर लिया। आईबीएम का अर्थ होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या थी? एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का आविष्कार कर लिया। उसके बाद एनसीआर 304 का आविष्कार किया गया। क्या किया गया? एनसीआर 304। ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। क्या थे? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ये दोनों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। और सबसे बड़ी बात है, ये दोनों ही मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। क्या थे? मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। ये जो IBM 14 और NCR 304 थे, ये दोनों भी मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। दोनों के दोनों मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। इसके बाद आती है तीसरी पीढ़ी। इसके बाद कौन सी पीढ़ी आ जाती है कंप्यूटर की? तो कंप्यूटर की आ जाती है इसके बाद तृतीय पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी है वो 1965 से 75 तक चली। तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तो ये चली 1965 से लेके और 1975 तक। ये कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी कहलाती है। तो इसके अंदर क्या किया गया? फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, सेकंड में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और थर्ड पीढ़ी के अंदर आईसी चिप का प्रयोग किया गया। आईसी चिप का प्रयोग क्या हुआ? आईसी चिप का यूज किया। इस तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी चिप का यूज किया जाने लगा। बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को मिला के एक ही सर्किट में लगाने के बाद जिसको बोला जाता है आईसी चिप, तो उस आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा? आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। और आईसी चिप का यूज है वो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए किया जाता था।
विद्युत प्रवाह के लिए, विद्युत प्रवाह के लिए आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। और इसकी गति है उसको नैनो सेकंड में मापा जाता था। नैनो सेकंड गति मापक, इसकी गति है उसको नैनो सेकंड के अंदर मापा जाता था। तो यहाँ से अपने को 3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। एक तो पूछ लेगा कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का कालक्रम, अपने को ऑप्शन देखना है 1965 से 1975, जो ऑप्शन में दिया होगा उसको राइट करना है। उसके बाद पूछ सकता है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, तो आईसी चिप का। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया, तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया। और उसके बाद पूछ सकता है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी उसके अंदर स्पीड को किस में मापा जाता था, तो स्पीड को मापा जाता था नैनो सेकंड के अंदर। ये यहाँ से 3 क्वेश्चन है पुटअप हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी थी इसके अंदर ही इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट का यूज किया गया। जो अपने हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं इनपुट, इनपुट का मतलब है किसी चीज को देना। तो जिन भी हार्डवेयर के माध्यम से अपने कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं तो वो तो कहलाते हैं इनपुट। और अपने द्वारा दी गए निर्देशों के ऊपर जब कंप्यूटर अपने प्रोसेस प्रक्रिया पूर्ण करके अपने को परिणाम प्राप्त जो दिखाता है या परिणाम देता है तो उसे अपने आउटपुट बोलते हैं। तो इसके अंदर इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर का यूज किया गया। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी उपकरण जिनको अपने छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के वे सभी उपकरण जिनको अपने छू सकते हैं वो हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। और आईसी चिप है उसका आविष्कार जेएस किलवी ने किया ही था, वो अपने पीछे करके ही आए हैं। और जेएस किलवी के साथ साथ रॉबर्ट नाय का भी नाम आता है आईसी चिप के आविष्कार के अंदर। जेएस किलवी और रॉबर्ट नाई, इनका भी नाम है, कई बार दे देता है एग्जाम के अंदर। ज़्यादातर तो जेएस किलवी दिया होता है, क्या पता किस एग्जाम का लेवल है वो कितना हार्ड आ जाए, तो रॉबर्ट नाई भी दिया हो सकता है। तो ये दोनों को अपने को याद रखना है, जेएस किलवी को भी याद रखना है और रॉबर्ट नाई को भी, ये भी इनके साथ थे इसके आविष्कार के अंदर। परंतु ज़्यादातर ऑप्शन के अंदर जेएस किलवी दिया होता है या जॉन किलवी दिया होता है। इसके अंदर क्या किया गया, तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तृतीय पीढ़ी के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग यूज। इसके अंदर क्या किया गया, तो इसके अंदर किया गया कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया। तो इस यूज से क्या हुआ कि इस यूज से अपने कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देश दे सकते हैं और उनसे प्रोसेस भी करवा सकते हैं कंप्यूटर से। तो इसे बोला जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2 प्रकार का होता है
हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या होता है वो देखेंगे। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक समय पर कई प्रकार के कार्य करवा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर से अपने एक समय पर कई प्रकार के कार्य करवा सकते हैं। रियल टाइम तो इससे क्या हुआ, जैसे अपने 2 मिनट के लिए कोडिंग करवानी है तो क्या करेगा कंप्यूटर? 2 मिनट तक कोडिंग करेगा। उसके बाद अपने 3 मिनट तक जैसे कंप्यूटर से प्रोसेसिंग का कार्य लेना है। प्रोसेस कोई इनपुट दिया हुआ है उस पर अपने को कंप्यूटर से 3 मिनट तक प्रोसेस का कार्य करवाना है। तो कंप्यूटर क्या करेगा? उस पर 3 मिनट तक प्रोसेस करेगा। जैसे 2 मिनट में कोडिंग का कार्य कंप्लीट नहीं होता है तो कंप्यूटर क्या करेगा? इस कार्य को छोड़ देगा, इस कार्य पे आ जाएगा। जैसे ही 2 मिनट कंप्लीट हो गए, कंप्लीट होते ही कंप्यूटर इस कोडिंग के कार्य को तो छोड़ देगा और प्रोसेस के कार्य पे आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बाद जैसे 4 मिनट तक अपने को हार्डवेयर से प्रयोग करना है, हार्डवेयर का प्रयोग करना है। तो इसके अंदर क्या होगा? ये भी रियल टाइम में आ जाएगा। एक टाइम में अपने कंप्यूटर से 3 कार्य ले रहे हैं, एक ही कंप्यूटर से एक ही टाइम में 3 कार्य ले रहे हैं। तो जैसे ही 3 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? ये कार्य अगर कंप्लीट हुआ है प्रोसेस का तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है फिर भी ये क्या करेगा? ये यहाँ से इस कार्य को छोड़ देगा और जो अपने हार्डवेयर से संबंधित इसको कोई भी कार्य करवाना है या कोई भी यूज लेना है तो वहाँ पे ये कार्य करने का स्टार्ट कर देगा। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कंप्यूटर से एक ही समय में कई प्रकार के कार्य लेना। अब आते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो तीसरी पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटरों का प्रयोग किया, यूज जो आविष्कार किया गया, तो वो अपने अब देखने का काम करते हैं। तो एक तो आया इसके अंदर IBM 360। IBM तो ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया, पर इसके आगे ये 360 क्यों जोड़ा गया? ये भी एक सोचने वाली बात है और इसको याद भी रखना पड़ता है। तो IBM तो याद रह जाता है, पर 360 वाला क्या सिस्टम है? तो IBM ने क्या किया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने क्या किया? इन्होंने जैसे 360 डिग्री का एक अपना कंप्लीट चक्कर होता है, तो इन्होंने क्या किया? कंप्यूटर के अंदर जो भी अपने को आविष्कार करना था, हमारे द्वारा जो भी इसके अंदर ऐड कर सकते थे, वो सारी चीज़ें ऐड करके हमने इसके अंदर डाल दिया। इस कारण से इसका नाम रखा गया IBM 360। क्या नाम रखा गया? IBM 360। उसके बाद 2 कंप्यूटर और भी विकसित हुए, PDP। एक तो हुआ PDP 8 और PDP 11। PDP 8 इसका भी इसी के तीसरी पीढ़ी में आविष्कार किया गया। और एक PDP 11। ये 3 कंप्यूटर थे ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंदर विकसित हुए। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी के अंदर विकसित हुए? तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी के अंदर जो 3 कंप्यूटरों का आविष्कार किया गया, IBM 360, PDP 8 और PDP 11। तो ये PDP 8 कंप्यूटर है ना, ये प्रथम मिनी कंप्यूटर था। क्या था? प्रथम मिनी कंप्यूटर। प्रथम मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर PDP 8 था, ये प्रथम मिनी कंप्यूटर था। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम मिनी कंप्यूटर था तो PDP 8 था। कौन सा था? PDP 8 था, ये प्रथम मिनी कंप्यूटर था। तो ये थी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। इसके बाद आती है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। तो चौथी पीढ़ी को देखने का काम करते हैं कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का पहले तो ये देखेंगे कालक्रम कब से कब तक था, कितने टाइम तक चली। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है, ये चली चौथी पीढ़ी, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी।
कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी ये चली अपने 1975 से लेकर 89 तक, 1975 से और 89 तक चली। कब तक चली? 1975 से इस पीढ़ी का शुभारंभ हुआ और 1989 तक से चली है। तो ये कब तक चली? ये 1975 से 1989 तक चली। और इसके अंदर क्या किया गया? फर्स्ट के अंदर तो ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, सेकंड पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और थर्ड पीढ़ी के अंदर आईसी चिप का प्रयोग किया गया और इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। क्या किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। तो यहां से ये भी क्वेश्चन पुट हो सकता है सर्वप्रथम तो कि खालिस्तान माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया तो कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी के अंदर किया गया, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के अंदर किया गया और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। उसके अंदर ये कंप्यूटर की पीढ़ियों का कालक्रम भी दे सकता है, तो उसके अंदर 1975 से लेकर 1989 तक दिया होगा, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम जो माइक्रो प्रोसेसर था ना वो इंटेल कंपनी का 4004 था। कौन सा था? इंटेल कंपनी का 4004 नाम से एक प्रोसेसर आता था, वो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था। कौन सी कंपनी का था? तो इंटेल कंपनी का था और 4004 उसके आगे कोड थे, वो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था। बहुत सारी आईसीओ को मिला के और एक प्रोसेसर का निर्माण होता है, तो वो था इंटेल 4004 और कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के अंदर इसका यूज किया गया। और चौथी पीढ़ी का कालक्रम था वो 1975 से 1989 तक था, ये अपने देख लिया। इसके बाद आईसी चिप, तो आईसी चिप बहुत सारे आईसी चिपों को मिला गया तो VLSI इस चिप का इसके अंदर प्रयोग किया जाता था माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए। कौन सी चिप का प्रयोग किया जाता था? आईसी चिप। ये जो आईसी चिप है इसका प्रयोग किया जाता था, तो इसका होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल और इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI का प्रयोग किया गया। तो यह है VLSI का पूरा नाम। क्या है? VLSI का पूरा नाम। इसके बाद इसके अंदर GUI का प्रयोग किया गया। GUI इसका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किस नाम से जाना जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यह भी पूछा जा सकता है कि GUI का पूरा नाम, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, ये चित्रित बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये ग्राफ के माध्यम से दिखाता था, जैसे चित्रों के माध्यम से दिखाता था। जो भी अपने काम करते थे ना तो वो हूबहू अपने सामने दिखाई देता था। जैसे कंप्यूटर के अंदर अपने स्टार्ट मेन्यू पर गए तो अपने को स्टार्ट मेन्यू दिखाई दे रहा है, उसके बाद अपने स्टार्ट मेन्यू पर गए, उसके बाद माई कंप्यूटर पे गए तो माई कंप्यूटर भी अपने को दिखाई दे रहा है वहाँ पे लिखा हुआ। तो इसलिए इसको ग्राफिकल यूजर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो ग्राफिकल दिए होते हैं। तो ये होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये यूजर इंटरफेस है, ये एक तो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये तो हो जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसके बाद दूसरा हो जाता है CUI। कौन सा हो जाता है? CUL। ये दो प्रकार के होते हैं इंटरफेस है ये। तो ये तो होता है कैरेक्टर यूजर
इंटरफेस क्या होता है? ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। साधारण अगर देखना चाहे तो इसके अंदर तो ग्राफिक दिखाए होते हैं, इसके अंदर तो चित्रित दिखाई जाता है, और इसके अंदर एक काली सी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर की के माध्यम से कार्य किया जाता है। इसकी पहले से निर्धारित की होती है और इसकी पहले से निर्धारित कोई की नहीं होती। इसके अंदर ग्राफिकल दिए होते हैं और ग्राफिकल क्लॉक की सहायता से यूजर है वो कार्य करता है, और इसके अंदर पहले से निर्धारित की होती है, उन की के द्वारा कार्य किया जाता है, उसको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसके अंदर तो आ जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर तो आ जाएगी विंडो। एक तो विंडो आ जाती है इसके अंदर, और एंड्रॉयड है वो भी इसके अंदर आता है। एंड्रॉयड भी इसी के अंदर आता है। क्या है? एंड्रॉयड भी इसी के अंदर आता है। उसके अंदर भी ग्राफिक दिए होते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी, ये तो इसके अंदर आते हैं। और इसके अंदर आता है MS DOS, और यूनिलेक्स है और लाइनेक्स है, जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। MS DOS इसके अंदर विंडो वाला जो पोर्शन आता है वो इसके अंदर आता है, और MS DOS वाला है वो इसके अंदर आता है। तो जिसके अंदर ग्राफिक दिए होते हैं वो तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और जिसके अंदर ग्राफिक नहीं दिए होते, जो काली स्क्रीन के ऊपर अपने कार्य करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे MS DOS बोला जाता है शॉर्ट के अंदर, वो आ जाते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर। ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बता ही दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने का कार्य करते हैं। उसके बाद यूजर वाला भी बता दिया। कंप्यूटर को चलाने वाला या कंप्यूटर पे कार्य करने वाला व्यक्ति है उसको यूजर के नाम से जाना जाता है। फिर इसके अंदर 3 कंडीशनें बनती है। जैसे यूजर, एक तो होता है यूजर जो कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति होता है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है। और उसके बाद थर्ड जो आ जाता है वो एक अलग कंडीशन बनती है, और उसको बोलते हैं हार्डवेयर। क्या? हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे सभी उपकरण जिनको अपने छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर के वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने का कार्य करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। और यूजर जो कंप्यूटर को चलाता है। तो इनके अंदर ये जो तो है ना, ये तो निर्जीव होते हैं, और ये जो है ना यूजर, ये सजीव होता है। ये सजीव होता है और ये दो निर्जीव होते हैं। ये सजीव नहीं होते। ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनेक्स आ जाएगा और MS DOS आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडो आ जाएगी। जो भी अपने एप्लीकेशन है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। अब आती है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी कौन सी आ जाती है? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी तो ये आ जाएगी 1976 से लेके 1990 से लेके और आज तक जो हाल टाइम तक चल रही है वो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है? तो वो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है? 5वीं पीढ़ी है कंप्यूटर की। आधुनिक पीढ़ी जो कंप्यूटर की चल रही है वो 5वीं पीढ़ी है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है क्योंकि आधुनिक जो कंप्यूटर की पीढ़ी चल रही है वो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो वो कंप्यूटर की चल रही है 5वीं पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की। आधुनिक है जो 1990 से लेके आज तक चल रही है।
आज भी जो कंप्यूटर के अंदर प्रयोग हुए हैं या हो रहे हैं अभी, तो वो भी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के अंदर ही हो रहे हैं। कौन सी पीढ़ी के अंदर हो रहे हैं? 5वीं पीढ़ी के अंदर हो रहे हैं। और इसके अंदर 5वीं पीढ़ी के अंदर क्या हुआ? तो इसके अंदर एआई, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अपने कृत्रिम बुद्धि बोल सकते हैं। कृत्रिम बुद्धि, कौन सी बुद्धि? कृत्रिम बुद्धि। कृत्रिम बुद्धि, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो अपने पास जो बुद्धि है वो प्राकृतिक बुद्धि है, और जो कंप्यूटर के अंदर अपने यूज में लेते हैं वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। उसको विकसित किया गया है, न कि वो प्रकृति से प्रदत्त है या प्रकृति से प्राप्त हुई है। तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से जाना जाता है, कृत्रिम बुद्धि के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रयोग किया जाता है वो रोबोट के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? रोबोट। रोबोट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। रोबोट कंप्यूटर होते हैं ना, उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो रोबोट सोफिया नाम का एक रोबोट है, सोफिया। रोबोट सोफिया, ये रोबोट सोफिया है। तो इसको एक देश की नागरिकता मिली हुई है, सऊदी अरबिया की, सऊदी अरब की। रोबोट सोफिया को है वो सऊदी अरब की नागरिकता मिली हुई है। तो ये तो सऊदी अरब का हो गया। ये जो रोबोट है, ये रोबोट सोफिया है, ये तो सऊदी अरब का हो गया। तो अपने भारत में भी कोई ऐसा कंप्यूटर जो रोबोट है क्या, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आविष्कार किया गया है? तो अपने भारत के अंदर भी एक ऐसा रोबोट है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया गया है, और उसका नाम है व्योम मित्र। व्योम मित्र। और इस व्योम मित्र का प्रयोग है वो अपने अंतरिक्ष के लिए करते हैं, जैसे किसी दूसरे उपग्रह पे भेजना और करना, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे चंद्रमा पे भेज देना, तो इसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसको जिस प्रकार से अपने निर्देश देते हैं ना, ये उसी प्रकार से कार्य करता है। जिस प्रकार से एक मनुष्य कार्य करता है, उसी प्रकार से एक रोबोट कार्य करता है। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है। जो भारत के अंदर ऐसा एक रोबोट है जिसका नाम है वो व्योम मित्र, जिसका नाम है, क्या नाम है? वो व्योम मित्र उसका नाम है। और विद्युत प्रवाह के लिए यूएलएसआई का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? यूएलएसआई का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग इसके अंदर किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? तो इसके अंदर किया गया है यूएलएसआई। यूएलएसआई का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड सर्किट। इस आईसी का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। और इस आधुनिक के अंदर जो भी कंप्यूटर है ना, वो सारे कंप्यूटर इसी के अंदर आ जाएंगे। जैसे लैपटॉप आ जाएगा, पीसी आ जाएगा, वो इसके अंदर आते हैं आधुनिक के, जिसके अंदर जो अपने आप स्वयं सोचने की बुद्धि वाले रोबोट इसके अंदर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। और इसके अंदर भी एक प्रयोग हुआ है इंटरनेट और ईमेल, है ना, इंटरनेट और ईमेल, ये जो दोनों है ना, इसको कंप्यूटर से इसी सन के अंदर, इसी कालक्रम के अंदर जोड़ा गया है। 1990 से आज तक वाले के अंदर इंटरनेट को भी जोड़ा गया, फेसबुक का भी आविष्कार हुआ है, जीमेल का भी आविष्कार है, वो इसी कालक्रम के अंदर हुआ है। कौन से कालक्रम के अंदर हुआ है? इस कालक्रम के अंदर हुआ है। तो ये तो थे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। क्या थी? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो
इसके अंदर पूछा जा सकता है कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित की गई, तो 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई। और जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे ना, वो सारे के सारे आज हमने कवर करने का कार्य किया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना, वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी आपको। और सेट की क्लासों की जो सीरीज़ है वो अभी चल रही है। ज़्यादातर क्लासें 1-2 क्लासें तो लगनी स्टार्ट हो गई है और बाकी क्लासें अपने जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो दीक्षा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।